हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर प्लेटफॉर्म आर्टिजाम CSR नेट। तो कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। कैसे चल रही है आप सबकी प्रिपरेशन? आई होप प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। बेटा, हम लोग ने स्टार्ट किया था मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैंने कवर करवा दिया है। मैंने आपको जैसे उद्गम सीरीज में फर्स्ट डे मैंने आपसे ये कहा था कि मैं आप लोगों को मॉलिक्यूलर कराने वाली हूँ, प्लांट कराने वाली हूँ एंड डेवलपमेंटल कराने वाली हूँ। मॉलिक्यूलर में जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मैं ये नहीं कह सकती सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, बस हाँ जितना मैंने करवाया है वो इंपॉर्टेंट है। एंड आई होप कि आपने उस लेक्चर को देखा होगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व भी किया होगा, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे। ठीक है, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्लांट फिजियोलॉजी। अगेन मैं सेम चीज रिपीट करना चाहूंगी बच्चा, प्लांट फिजियोलॉजी में भी हम वो टॉपिक कवर करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपसे डायरेक्ट बिल्कुल क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। पढ़ने को तो बहुत कुछ है, बट अपने पास टाइम कम है, बहुत ऐसे चीजों को टारगेट करना है जहां से एग्जाम क्वालिफाई हो जाए और इजी चीजों को अंडरस्टैंड किया जा सकता है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फोटोमॉर्फोजेनेसिस। यस, फोटोमॉर्फोजेनेसिस। यस, मैं कह सकती हूं कि ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। अगर आपने इसका सिग्नलिंग को समझ लिए हो तो आपके क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाएगा। बेसिकली फोटोमॉर्फोजेनेसिस में सिग्नलिंग बेस्ड क्वेश्चन आता है। अगर हम लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, यस, आज जो हमारा टारगेट है दैट इज रेड लाइट फोटो रिसेप्टर एंड ब्लू लाइट फोटो रिसेप्टर। ठीक है, चलो ओके। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि फोटोबायोलॉजी। तो अगर मैं बोलूं कि CSR के सिलेबस में ये जो मेंशन है वो है सेंसरी फोटोबायोलॉजी से। इसे फोटोमॉर्फोजेनेसिस भी कहा जाता है, फोटोबायोलॉजी भी कहा जाता है, सेंसरी फोटोबायोलॉजी भी कहा जाता है। आप जैसे भी इस चीज को कंसीडर कर सकते हो। ओके, तो अगर मैं आपसे बोलूं इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कि प्लांट के लिए लाइट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये मुझे बताने की नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने क्लास 7 से पढ़ा है कि प्लांट जो है वो अपने खाना बेसिकली अपने जो फोटोसिंथेसिस है वो कैसे कर पाती है, लाइट के हेल्प से कर पाती है। वी नो कि 10% लाइट जो होती है वो इनफ होती है फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए, बट हाँ लाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आज हम लोग उसी लाइट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि लाइट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है किसी प्लांट के डेवलपमेंट के लिए, सीड जर्मिनेशन के लिए, उसके फ्लावरिंग के लिए, उसके फ्रूटिंग के लिए। यस, पहले हम लोग देखते हैं डेफिनेशन, फिर 1 बाय 1 हम चीजों को कवर करेंगे। ऑलराइट, चलो ओके। देखते हैं, इन अ फोटोबायोलॉजी जस्ट क्वालिटी ऑफ लाइट इज द रिक्वायर्ड। क्या बोल रहा है? क्वालिटी ऑफ लाइट, ना कि क्वांटिटी। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि 10% लाइट इनफ होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, उसी तरह मतलब क्या कि 10%, अब इतना सारा लाइट अवेलेबल है उसमें से सिर्फ 10% ही यूज होता है, बाकी 90% क्या होता है? 10% लाइट क्या है? क्वालिटी है ना, क्वांटिटी नहीं चाहिए, बहुत सारा नहीं चाहिए रिस्पॉन्ड के लिए, एक क्वालिटी चाहिए। तो क्वालिटी ऑफ लाइट जो होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? बिकॉज क्वालिटी ऑफ लाइट एक्ट एज द इंड्यूसर ऑफ वेरियस डेवलपमेंट प्रोग्राम लाइक सीड जर्मिनेशन, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग एंड बॉडी पार्ट एंड द सेनेसेंस एंड द डेथ। ठीक है, सेनेसेंस का मतलब उसका एजिंग कराना, प्लांट का डेथ कराना, प्लांट में सीड मतलब बेसिकली सीड जर्मिनेशन करवाना, फ्लावरिंग कराना, फ्रूटिंग कराना, ये सारी चीज रिस्पॉन्सिबल होती है लाइट के लिए। तो ये प्लांट में ये सारे जितनी भी एक्टिविटी जो होती है बेटा वो रेगुलेट होती है लाइट से, और क्वालिटी से रेगुलेट होते हैं, ना कि एक क्वांटिटी से कि बहुत सारा हमने लाइट दे दिया है। अगर एक सीड को जर्मिनेट कराना है तो आप ये नहीं कह सकते कि मैम मैं वहां पे बहुत सारा लाइट दे दूंगा तो सीड जल्दी जर्मिनेट हो जाएगा। नहीं, वहां पे जल्दी जर्मिनेट नहीं होगा। हो सकता है कि उस सीड में ड्राइनेस हो जाए, वो सीड जर्मिनेट ना कर पाए, वहां आप ज्यादा लाइट प्रोवाइड कर रहे हो तो सीड का जर्मिनेशन ना हो, उसका इनिबिशन हो जाए। इसीलिए यहां पे लिखा है क्वालिटी ऑफ लाइट, ओके, नॉट क्वांटिटी ऑफ लाइट। ओके, चल आगे बढ़ते हैं। इन सम प्लांट स्पीसीज ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द फ्लावर मेनली पेटल्स कंट्रोल बाय द लाइट इज कॉल्ड द फोटोब्लास्टिक ऑफ द फ्लावर। अब देखो एक टर्म आया है जिससे आपका क्वेश्चन बन भी सकता है। ठीक है, पार्ट बी में आता है क्वेश्चन।
अब बोल रहा है कि फोटोब्लास्टिक फ्लावर क्या, आप सभी ने फ्लावर देखा होगा, पेटल्स देखा होगा, ऐसा होता है ना, इस टाइप का डिफरेंट डिफरेंट पेटल्स, और उसके बीच से इंटरनोड निकले हुए होते हैं, मतलब निकला होता है। अब देखो ये जो फ्लावर है, नॉट इंटरनोड, ये जो फ्लावर, ये जो पेटल्स है, ये डिफरेंट डिफरेंट पेटल्स है, आपने देखा होगा कि जैसे इस पे लाइट पड़ता है तो ये फ्लावर जो है वो ओपन हो जाता है, ये पेटल्स जो है वो ओपन हो जाता है, और जैसे जैसे शाम होती है, इवनिंग होती है, लाइट की मतलब बेसिकली वेवलेंथ कम होता है, ये फ्लावर जो है वो क्लोज हो जाता है। सो डेफिनेटली आपने ऑब्जर्व किया होगा इस क्लोजिंग और ओपनिंग को। तो ये पेटल्स जो क्लोज हो रहा है और ओपन हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये रेगुलेट हो रहा है, मतलब पेटल्स का क्लोजिंग और ओपनिंग रेगुलेट हो रहा है कैसे, लाइट से। ठीक है, इसे कहा जाता है फोटोब्लास्टिक ऑफ फ्लावर। ठीक है, तो जब फ्लावर का कंट्रोल उसका पेटल का क्लोजिंग और ओपनिंग डिपेंड करता है लाइट पे, तो इस टाइप के जो फ्लावरिंग होता है इसे कहा जाता है फोटोब्लास्टिक ऑफ फ्लावर। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते। In some species, seed germination is totally controlled by the response of the sunlight is called the photoblastic seed। एक आगे नया टर्म है। अब बोल रहे हैं सीड जर्मिनेशन। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपसे कहा अभी 2 सेकंड पहले कहा कि सीड को जर्मिनेट करने के लिए लाइट चाहिए, बहुत सारा लाइट नहीं चाहिए। अगर आप बहुत लाइट दे देते हो, बहुत क्वालिटी ऑफ लाइट वहां प्रोवाइड कर देते हो, बहुत सारा क्वांटिटी ऑफ लाइट प्रोवाइड कर देते हो, तो लाइट वहां हो सकता है सीड जर्मिनेट ना करके इनहिबिट हो जाए, क्यों, ड्राई हो जाए, मॉइस्चर है ना सीड में, वो ड्राई हो जाए। तो इसीलिए सीड का जो कुछ ऐसे सीड जो होते हैं वो टोटली डिपेंड करता है लाइट पे, कि आप उसको एक जितना अमाउंट में उसको लाइट चाहिए, जितना फेवरेबल कंडीशन में उसको लाइट चाहिए, अगर आप उतना देते हो तो सीड जर्मिनेट हो जाता है। तो उस टाइप के जर्मिनेशन जो टोटली डिपेंड होता है लाइट पे, उसे कहा जाता है फोटोब्लास्टिक सीड। ठीक है, तो आपने 2 वर्ड यहां पे सीखा, एक आपने सीखा फोटोब्लास्टिक फ्लावर और एक सीखा फोटोब्लास्टिक सीड। तो फोटोब्लास्टिक फ्लावर क्या है, वैसे फ्लावर जिसका क्लोजिंग और पेटल्स का क्लोजिंग और ओपनिंग टोटली डिपेंड करता है लाइट पे, इसे कहा जाता है फोटोब्लास्टिक फ्लावर। उसी तरह सीड का जर्मिनेशन टोटली डिपेंड करता है लाइट पे, उसे कहा जाता है फोटोब्लास्टिक सीड। आई होप आपको 2 टर्मिनोलॉजी क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। प्लांट हैविंग द स्पेशल टाइप ऑफ द रिसेप्टर दैट डिटेक्ट द पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ द लाइट। देखो क्या बोल रहा है कि जो प्लांट होता है उसके पास एक पर्टिकुलर रिसेप्टर होता है। जैसे कि आप सभी ने सेल बायोलॉजी पढ़ा होगा, सिग्नलिंग पढ़ा होगा आप सभी ने, तो वहां पे आप सभी देखते हो कि मेम्ब्रेन होता है और उस मेम्ब्रेन पे पर्टिकुलर रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, और इस रिसेप्टर से आके यहाँ पे पर्टिकुलर कोई भी लिगेंड बाइंड करता है। ठीक है, लिगेंड बाइंड करता है, और जैसे ही इस लिगेंड की बाइंडिंग होती है इस रिसेप्टर से, तो यहां पे क्या होता है, लिगेंड एंड रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स बन जाता है, और जैसे ही रिसेप्टर और लिगेंड का कॉम्प्लेक्स बनता है सिग्नलिंग इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, सिग्नलिंग परफॉर्म हो जाता है। उसी तरह ये तो आप पढ़ते हो मैमल के रिस्पेक्ट में। ठीक है, उसी तरह प्लांट के पास भी कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, और वो रिसेप्टर किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो जो रिसेप्टर जो होता है वो पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्सॉर्ब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो यहां लिखा प्लांट हैविंग द स्पेशल टाइप ऑफ द रिसेप्टर दैट डिटेक्ट द पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ द लाइट। ये जो रिसेप्टर जो होता है वो पर्टिकुलर लाइट को, पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्सॉर्ब करता है एंड रेगुलेट द फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स का मतलब कि वो फ्लावरिंग कराएगा, फ्रूटिंग कराएगा, सीड जर्मिनेशन करवाएगा, सेनेसेंस करवाएगा, डेथ करवाएगा, और जैसे ही वो लाइट को एब्सॉर्ब करता है रिसेप्टर, वो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स को एक्टिवेट कर देता है। तो इसे कहा जाता है फोटो रिस्पॉन्स। ठीक है, कि लाइट ने एक पर्टिकुलर रिसेप्टर ने एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्सॉर्ब किया और वहां पे रिस्पॉन्ड किया, तो उस टाइप के जो रिस्पॉन्स होता है इसे कहा जाता है फोटो रिस्पॉन्स। और जो उस लाइट को, उस पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्सॉर्ब करे, मतलब वो एक रिसेप्टर है, उसे कहा जाता है फोटो रिसेप्टर। सो यहां पे फोटो रिस्पॉन्डर नहीं होगा, यहां पे होगा फोटो रिसेप्टर। ठीक है, तो आई होप कि इस स्लाइड में आप मेरे को 4 टर्मिनोलॉजी सीखना था।
फोटोब्लास्टिक फ्लावर, फोटोब्लास्टिक सीड, फोटो रिस्पॉन्डर और फोटो रिसेप्टर। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, अब देखो आपको इस चैप्टर में फोटोमॉर्फोजेनेसिस बोलूं या फिर सेंसरी फोटोबायोलॉजी में आपको पढ़ना क्या होता है। आपको इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना बेटा, आपको पढ़ना होता है लाइट के बारे में। फोटो रिसेप्टर को डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। तो यहां से हम आगे स्विच करते हैं फोटो रिसेप्टर पे कि कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट फोटो रिसेप्टर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए। तो हम इस फोटो रिसेप्टर को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। तो हम फोकस करते हैं फोटो रिसेप्टर पे। ठीक है, फोटो रिसेप्टर पे। तो अभी आपने देखा फोटो रिसेप्टर का फंक्शन क्या है, लाइट को एब्जॉर्ब करना। तो फोटो रिसेप्टर जो होता है वो 2 टाइप का होता है। ठीक है, फोटो रिसेप्टर जो होता है वो कैसा होता है, 2 टाइप का होता है। ठीक है, चलो वेरी फर्स्ट इज रेड लाइट फोटो रिसेप्टर, रेड लाइट फोटो रिसेप्टर एंड ब्लू लाइट फोटो रिसेप्टर। ब्लू लाइट फोटो रिसेप्टर। अब ये जो रेड लाइट फोटो रिसेप्टर तो उसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है फाइटोक्रोम। ठीक है, इसे कहा जाता है फाइटोक्रोम। ठीक है, इसे कहा जाता है फाइटोक्रोम। और ब्लू लाइट फोटो रिसेप्टर जो होता है वो 3 टाइप का होता है। ठीक है, क्रिप्टोक्रोम, फोटोट्रोपिन एंड जियाज़ैंथिन। ठीक है, ओके। सो जैसे कि हमने पढ़ा लाइट को एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं प्लांट में, उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो रिसेप्टर कौन कौन सा होता है? सो फोटो रिसेप्टर इज ए बेसिकली रेड लाइट फोटो रिसेप्टर, की मतलब वैसे रिसेप्टर जो रेड लाइट को एब्जॉर्ब करते होंगे, इसका पर्टिकुलर नाम होता है फाइटोक्रोम। ओके, और रेड लाइट फोटो रिसेप्टर होते हैं मतलब कि जो रेड लाइट को सॉरी ब्लू लाइट को ऑब्जर्व करते हैं, ये भी 3 टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं प्रेजेंट, क्रिप्टोक्रोम, फोटोट्रोपिन और जियाज़ैंथिन। अगर मैं बता दूं सीएसआर में जहां पे पार्ट सी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पार्ट बी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वो कहां से पूछा जाता है? वो क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से, क्रिप्टोक्रोम से क्वेश्चन पूछा जाता है और फाइटोक्रोम का। इसका सिग्नलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से समझेंगे और इसके क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलो अब हम लेक्चर को आगे और स्विच करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं रेड लाइट फोटो रिसेप्टर फाइटोक्रोम के बारे में। ठीक है, इसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग ब्लू लाइट फोटो रिसेप्टर पे स्विच करेंगे। सो हम सबसे पहले पढ़ते हैं फोटोक्रोम के बारे में। अब देखो यहां पे क्या लिखा है, यहां पे लिखा है फाइटोक्रोम इज द सियान ब्लू पिगमेंट। ठीक है, मतलब अगर मैं बात करूं कि इसका एब्जॉर्बिंग पिगमेंट क्या होता है, ठीक है, ओनली पिगमेंट लिखो कि ये इसका पिगमेंट क्या होता है। इसका पिगमेंट जो होता है वो सियान ब्लू और सियान ग्रीन भी होता है। ठीक है, एंड मॉलिक्यूलर वेट इज द 125 किलो डाल्टन। ठीक है, कितना होता है? 125 किलोमीटर। अगर आज के लेक्चर में हम लोग आगे इसके स्ट्रक्चर को भी देखने वाले हैं। फाइटोक्रोम जो होता है उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो अगर वो डाइमर फॉर्म में होता है तो वो होता है 250 किलो डाल्टन का। इसका मतलब क्या कि यहां पे जो मॉलिक्यूलर वेट लिखा है वो ईच सब यूनिट का लिखा है, तो हम यहां पे मेंशन कर देते हैं ये किसका है, ये है ईच सब यूनिट का। ठीक है, ये किसका है? ईच सब यूनिट का। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं। इट एब्जॉर्ब द रेड far red light strongly but also absorb the blue light and the UV light। अब देखो क्या बोल रहा है, जो फाइटोक्रोम जो होता है वो क्या करता है? रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है, फार रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है
और कुछ अमाउंट में ब्लू लाइट को भी एब्जॉर्ब करता है और यूवी लाइट को भी एब्जॉर्ब करता है। आगे देखते हैं, इट इज द फर्स्ट टाइम डिस्कवरिंग कलरिंग ल्यूटिस सीड जर्मिनेशन। सबसे पहली बार इसे कहां देखा गया था, सबसे फर्स्ट टाइम से डिस्कवर किया गया था कलरिंग ल्यूटिस सीड जर्मिनेशन। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके पार्ट बी में यहां से क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। ठीक है, अब चलो, अभी आपने देखा, ठीक है, फाइटोक्रोम के बारे में। अब देखो, जैसे कि मैंने बताया आपको, एक कुछ और पॉइंट देखते हैं कि फाइटोक्रोम का क्या रिस्पॉन्स शो करता है। ठीक है, अब देखो, सपोज कि कोई सीड है, ठीक है, ये सीड है और ये सीड क्या करता है, जर्मिनेट करता है। तो जब वो जर्मिनेट करता है तो उस टाइम पे यहां पे क्या बनता है, यहां पे हाइपोकोटाइल बनता है। हाइपोकोटाइल एलोंगेशन, ठीक है। अब देखो, जो ये हाइपोकोटाइल इन फ्यूचर में जाके वो स्टेम का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो हम यहां पे जो पढ़ रहे हैं वो फाइटोक्रोम के बारे में ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, फाइटोक्रोम के बारे में पढ़ रहे हैं। अब देखो, ये फाइटोक्रोम क्या करता है, ये जो हाइपोकोटाइल एलोंगेशन होता है ना, इसको कंट्रोल करता है। ठीक है, इसको कंट्रोल करता है। अब देखो, लेट्स एग्जांपल, मैंने बताया कि यहां पे सीड है, ठीक है, यहां पे सीड है और सीड का क्या हो रहा है, जर्मिनेशन हो रहा है। ठीक है, यहां से यहां पे सीड जर्मिनेट हो रहा है। ठीक है, ये कब हो रहा है, किस, जब इसके ऊपर लाइट पड़ रही है। ठीक है, पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट, हम जस्ट ये एज्यूम करेंगे कि यहाँ पे एक वेवलेंथ, एक लाइट एब्जॉर्ब हो रहा है, तब यहाँ पे सीड जर्मिनेशन ऐसा हो रहा है। मतलब कि यहाँ पे हाइपोकोटाइल एलोंगेशन, हाइपोकोटाइल एलोंगेशन जो है वो इनहिबिट हो रहा है। हाइपोकोटाइल एलोंगेशन इनहिबिशन हो रहा है। ठीक है, कि इसका हाइपोकोटाइल का एलोंगेट बहुत ज्यादा नहीं होने देता है। और बच्चा पार्ट सी में यहां से क्वेश्चन पूछा गया, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि फाइटोक्रोम का रोल क्या होता है। फाइटोक्रोम का जो रोल होता है वो होता है हाइपोकोटाइल एलोंगेशन इनहिबिशन। ये क्वेश्चन पूछा गया, आपके पार्ट सी में पूछा गया, आप क्वेश्चन सॉल्व करके देखना। 2016 या 17 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, पार्ट सी में स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। ठीक है, अब देखो, अगर ये केस हो रहा है, अगर ये सीड को डार्क कंडीशन में रख दिया जाता है, ठीक है, इस सीड को अगर डार्क कंडीशन में रख दिया तो क्या होगा, तो यहां पे देखो, सीड है और उसका एक्सेस ग्रोथ हो जाएगा। ठीक है, और यहां पे क्या हो जाएगा, एपिकल हुक का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, यहां पे क्या होगा, एपिकल हुक का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये जो लीफ है वो कैसी होने लगेगी, पेल कलर का। क्यों, क्योंकि यहां पे क्लोरोप्लास्ट का सिंथेसिस जो है वो नहीं होगा। अगर क्लोरोप्लास्ट का सिंथेसिस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि डार्क कंडीशन है, तो फोटोसिंथेसिस का भी फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर पाएगा। और क्या हो रहा है यहाँ पे, जब डार्क कंडीशन है तो ये यहाँ पे हाइपोकोटाइल एलोंगेट होता हुआ चला जाता है, कोई इसको इनहिबिट करने वाला नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, हाइपोकोटाइल एलोंगेशन। ठीक है, और अगर मैं बोलूं कि इस केस में ही आपने क्या किया, इस केस में ही, ठीक है, इस केस में ही आपने क्या किया कि यहां पे आपने लाइट प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, यहां पे आपने लाइट दे दिया। जब आप लाइट दे दोगे तो यहां पे क्या होने लगेगा, जब लाइट दे दोगे तो यहां पे एपिकल हुक का स्ट्रेटनिंग होने लगेगा, फोटोसिंथेसिस होने लगेगा, फोटोसिंथेसिस होने लगेगा एंड हाइपोकोटाइल एलोंगेशन का इनहिबिशन होने लगेगा। हाइपोकोटाइल एलोंगेशन का इनहिबिशन होने लगेगा। ठीक है, सो आई होप आपको यहां तक क्लियर होगा।
ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपने देखा यहां पे एक पॉइंट आपने देखा था, ठीक है, यहां पे एक पॉइंट देखा, इट एब्जॉर्ब द रेड एंड फार रेड लाइट। ठीक है, अब हम लोग इस बात पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कि ये क्या करता है, रेड और फार रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो हम लोग यहां पे लिखते हैं एब्जॉर्बिंग पिगमेंट। ठीक है, यहां पे चलो लिखते हैं एब्जॉर्बिंग पिगमेंट। ठीक है, एब्जॉर्बिंग पिगमेंट। एब्जॉर्बिंग पिगमेंट क्या था, एब्जॉर्बिंग पिगमेंट क्या था, रेड एंड फार रेड। ठीक है, रेड एंड फार रेड। ठीक है, अब देखो यहां पे दो कंडीशन होता है, क्या होता है, यहां पे दो कंडीशन होता है। देखो, एक होता है पी आर फॉर्म, ठीक है, और एक होता है पीएफ आर फॉर्म, पीएफ आर फॉर्म। अब ये जो पीआर और पीएफ जो होते हैं वो आपस में कन्वर्टेबल होते हैं, ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है और ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है, इसे कहा जाता है इंटर कन्वर्टेबल। ठीक है, इसे कहा जाता है इंटर कन्वर्टेबल। मतलब कि पीआर फॉर्म जो है वो पीएफआर में भी कन्वर्ट हो सकता है, पीएफआर जो है वो पीआर कंडीशन में भी, पीआर फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकता है। ये कन्वर्ट होता कैसे, ठीक है, बात है कि ये कंडीशन ये होता कैसे, कब होता है। तो देखो पीआर फॉर्म कैसा है, पीआर फॉर्म जो है वो इनएक्टिव फॉर्म है। ठीक है, ये कैसा है, इनएक्टिव फॉर्म है। ठीक है, और जब इस पीआर को रेड लाइट मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा, रेड लाइट मिलेगा, जब ये रेड लाइट मिलेगा तो ये पीआर जो है अब पीएफआर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और पीएफआर फॉर्म कैसा होता है, पीएफआर फॉर्म जो होता है वो एक्टिव फॉर्म होता है। ठीक है, वो कैसा होता है, एक्टिव फॉर्म होता है। और अगेन ये पीएफआर जो होता है वो कन्वर्ट हो सकता है किसमें, पीएफआर जो है वो पीआर फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, कब, जब इसे यहां पे फार रेड लाइट मिलेगा। ठीक है, फार रेड लाइट मिलेगा। ठीक है, तो इसे कहा जाता है, एक सेकेंड, फोटो रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, इसे कहा जाता है फोटो रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, इसे कहा जाता है फोटो रिवर्सिबिलिटी। एक सेकेंड, रिवर्सिबिलिटी का स्पेलिंग, देखो इस स्लाइड में आपको क्या समझना है। देखिए मैंने आपको बोला जो एब्जॉर्बिंग पिगमेंट होता है फाइटोक्रोम को, वो होता है रेड लाइट एंड फार रेड लाइट। ठीक है, अब देखो मैंने बोला कि पीआर फॉर्म होता है, दो स्ट्रक्चरल फॉर्म होते हैं फाइटोक्रोम का, एक होता है पीआर फॉर्म और दूसरा होता है पीएफआर फॉर्म। अब ये जो पीआर फॉर्म जो होता है वो पीएफआर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, पीएफआर भी जो होता है वो पीआर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जब इस टाइप का कन्वर्जन होता है इसे कहा जाता है इंटर कन्वर्टेबल। ओके, अब हमें पढ़ना है कि ये पीआर कब पीएफआर में कन्वर्ट होता है और पीएफआर कब पीआर में कन्वर्ट होता है, ये पता होना चाहिए। तो पीआर फॉर्म को जब रेड लाइट मिलेगा तो ये पीएफआर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। क्या बोला, ध्यान से सुनना, कि ये पीआर फॉर्म जो होता है वो इनएक्टिव फॉर्म होता है, जब इसे रेड लाइट मिलेगा तो ये पीएफआर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और ये एक्टिव फॉर्म हो जाता है। और अगेन ये पीएफआर फॉर्म जो होता है अगर इसे फार रेड लाइट मिलेगा तो अगेन ये इनएक्टिव स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, इसे कहा जाता है फोटो रिवर्सिबिलिटी। अब देखो आपको एग्जैक्ट स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, अगर आपको नहीं पता होगा तो आप इसके सिग्नलिंग को नहीं समझ पाएंगे। तो देखो यहां पे स्ट्रक्चर जो होता है वो कुछ ऐसा होता है। ठीक है,
ठीक है। ये जो स्टेट होता है, ये जो स्टेट होता है वो होता है पीआर का, पीआर फॉर्म का। और ये कैसा है? इनएक्टिव स्टेट है। ये कैसा है? इनएक्टिव स्टेट है। ठीक है। अब देखो, अगर इसे रेड लाइट मिल जाता है, ठीक है, रेड लाइट बोल रही हूं और ग्रीन से लिख रही हूं, है ना, रेड लाइट मिल जाता है, ठीक है, अगर इसे रेड लाइट मिल जाता है तो ये जो होता है वो कुछ इसका स्ट्रक्चरल कॉन्फर्मेशनल चेंजेस हो जाता है। कैसा होता है देखो, अभी यहाँ पे डोमेन जो बना रहे हैं ना, 1 2 3 1 2 3 डोमेन, हम इसके स्ट्रक्चर पे अभी आएंगे, हम डोमेन में देखेंगे उस डोमेन में क्या क्या एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो देखो ये जो है स्ट्रक्चर, अब ये ऐसा हो जाता है जब ये एक्टिव फॉर्म में होता है। ठीक है, और यहां पे क्रोमोफोर आके अटैच हो जाता है। तो क्या हो गया बेटा, ये जो है वो हो गया PFR फॉर्म। ठीक है, और ये कैसा हो गया, ये हो गया एक्टिव फॉर्म। ठीक है, तो आपने देख लिया कि फोटो रिवर्सिबिलिटी कैसे काम करता है। जब पीआर पे रेड लाइट मिलता है तो वो पीएफआर में कन्वर्ट हो जाता है, जब पीएफआर को फार रेड लाइट मिलता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है पीआर फॉर्म में। आपने स्ट्रक्चर वाइज भी देख लिया। ठीक है, चलो आई होप यहां तक आपको हर एक चीज क्लियर होगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे लिखा है रेड लाइट एंड फार रेड लाइट सो द इंटरकन्वर्टेबल इफेक्ट। बिल्कुल अभी आपने देखा कि रेड लाइट और फार रेड जो है वो आपस में इंटरकन्वर्ट हो रहा है, एंटागोनिस्ट इफेक्ट अपॉन द सीड जर्मिनेशन। ठीक है, अब देखो इसको समझने के लिए, इस जो सेंटेंस इसको समझने के लिए आपको एक एक्सपेरिमेंट देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा, यहां पे एक सीड है, ठीक है, यहां पे एक सीड है, इस सीड को अगर रेड लाइट देते हो, ठीक है, क्या देते हो, रेड लाइट देते हो, तो यहां पे 100% सीड जर्मिनेशन होगा, 100% जर्मिनेशन। ठीक है, सिमिलरली यहां पे फिर से आपने एक सीड लिया और उस सीड के ऊपर अब आपने क्या किया, फार रेड लाइट दिया, फार रेड लाइट दिया, तो यहां पे देखने को यह मिलता है कि यहां पे 0% जर्मिनेशन हो रहा है। ठीक है, कितना हो रहा है, 0% जर्मिनेशन हो रहा है। सिमिलरली यहां पे फिर से सीड लिया और सीड लेने के बाद देखा कि पहले फार रेड लिया और उसके बाद रेड लाइट लिया। जब लास्ट में रेड लाइट दे रहे हैं तो यहां पे देखने को मिल रहा है कि 100% जर्मिनेशन हो रहा है। ठीक है, हंड्रेड % जर्मिनेशन हो रहा है। ठीक है, एंड फिर यहां पे देखा कि एक बार फिर से सीड लिया गया और इसके ऊपर आप क्वेश्चन आया हुआ है पार्ट सी में। इस एक्सपेरिमेंट से पार्ट सी में क्वेश्चन देखने को मिला है। तो अगर कोई कभी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी तो आपके इसके क्वेश्चंस में दिखाऊंगी क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। सो ये एक्सपेरिमेंट बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। अब देखो यहां पे सीड लिया गया और अब यहां पे क्या किया गया, फार रेड लिया, रेड लिया और फिर फार रेड लिया। ठीक है, तो अगेन यहां पे देखा गया कि 0% जर्मिनेशन है, 0% जर्मिनेशन है। ठीक है, एंड फिर से यहां पे सीड लिया और यहां पे रेड लाइट लिया, फार रेड लाइट लिया और उसके बाद फिर से रेड लाइट लिया, तो यहां पे क्या हुआ, 100% जर्मिनेशन हो गया। ठीक है, अब देखो, ठीक है, चलो देखो, आपको कंक्लूजन पॉइंट पे क्या समझना है। देखो एक सीड को लिया आपने और वहां पे आपने रेड लाइट दिया, उस सीड को रेड लाइट दिया तो जर्मिनेशन 100% हो गया। इसका मतलब क्या कि वो बहुत अच्छे से जर्मिनेट हो गया। ठीक है,
कब? जब आपने रेड लाइट दिया। लेकिन अगेन एक सीड लिया गया और उस पे फार रेड लाइट दिया गया तो वहां पे जर्मिनेशन नहीं हुआ, 0% जर्मिनेशन हुआ है। ठीक है, उसी तरह अगर यहाँ पे एक अगेन सीड लिया गया है, पहले फार रेड दिया गया, फिर लास्ट में रेड लाइट दिया, मतलब फाइनल लाइट जो है अगर हम रेड दे रहे हैं तो भी जर्मिनेशन हो रहा है। फिर एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि अब फार रेड दिया गया, रेड दिया गया और फार रेड दिया गया तो भी जर्मिनेशन नहीं हो रहा। फिर एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि रेड लाइट लिया गया, फार रेड और रेड, ठीक है, कि अगर फाइनल लाइट अगर रेड है तो वहां पे जर्मिनेशन 100% शो हो रहा है। इस एक्सपेरिमेंट से क्या समझ में आता है कि सीड जर्मिनेशन कराने के लिए रेड लाइट रिस्पॉन्सिबल होता है, और अगर आप फार रेड लाइट देते हो तो वो इनहिबिटर की तरह काम करता है। ठीक है, तो रेड लाइट सीड जर्मिनेशन के लिए इंड्यूसर की तरह काम करता है, और फार रेड लाइट सीड जर्मिनेशन के लिए कैसा काम कर रहा है, वहां पे इनहिबिटर की तरह काम कर रहा है। ठीक है, इसके बेस पे आपके क्वेश्चन आ रखे 2017-16 में क्वेश्चन यहां से पूछा गया है। ठीक है, एंड आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करे हो ना, डेफिनेटली आप इस एक्सपेरिमेंट के बेस पे क्वेश्चन देखे होंगे। ठीक है, अब चलो इस सेंटेंस को पढ़ते हैं। यहां पे लिखा हुआ है नियरली 100% सीड जर्मिनेशन दोस रिसीव द रेड लाइट एज द फाइनल ट्रीट। क्या बोला गया कि सीड जर्मिनेशन वही हो रहा है जब फाइनल ट्रीटमेंट रेड लाइट दिया जा रहा है। ठीक है, एंड व्हाइल दोस सीड रिसीव द फार रेड लाइट एज अ फाइनल ट्रीटमेंट, और वो सीड जिसको फाइनल ट्रीटमेंट में फार रेड लाइट दिया जा रहा है वहां पे क्या हो रहा है, सीड जर्मिनेशन वाज स्ट्रांगली इनहिबिटेड। ठीक है, वहां पे क्या हो रहा है, जहां पे फाइनल लाइट फार रेड दिया जा रहा है सीड को, तो वहां पे सीड जर्मिनेशन जो है वो स्ट्रांगली इनहिबिट हो गया है। तो दैट मींस रेड लाइट फेवर द सीड जर्मिनेशन एंड फार रेड लाइट इनहिबिट द सीड जर्मिनेशन। ठीक है, क्या हो रहा है, इनहिबिट द सीड जर्मिनेशन। क्या हो रहा है, फार रेड लाइट जो है वो क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है सीड जर्मिनेशन को। सो आई होप कि आपको ये एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आगे स्विच करते हैं। ठीक है, यस, फाइटोक्रोम का स्ट्रक्चर पे हम आगे, अभी जस्ट मैं आपको बता रही थी कि फाइटोक्रोम का स्ट्रक्चर जो है वो इंपॉर्टेंट है। चलो, स्ट्रक्चर ऑफ फाइटोक्रोम। स्ट्रक्चर ऑफ फाइटोक्रोम। ठीक है, अब अभी मैंने कहा कि जो स्ट्रक्चर जो होता है फाइटोक्रोम का वो डाइमर के फॉर्म में होता है। मतलब कि अगर डाइमर फॉर्म में है, ठीक है, अगर वो डाइमर है तो 250 किलो डाल्टन का होगा, और ईच सब यूनिट कितने का होगा, ईच सब यूनिट 125 किलो डाल्टन। ठीक है, अब देखो अभी मैंने कहा था फाइटोक्रोम का स्ट्रक्चर। ठीक है, फाइटोक्रोम का स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा होता है, इसके दो कंपोनेंट होते हैं। क्या क्या कंपोनेंट होता है, एक कंपोनेंट जो होता है, एक कंपोनेंट उसे कहा जाता है लाइट एब्जॉर्बिंग कंपोनेंट। ठीक है, लाइट एब्जॉर्बिंग कंपोनेंट, और जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है उसे कहा जाता है क्रोमोफोर। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है क्रोमोफोर, इसे कहा जाता है क्रोमोफोर। और एक और जो होता है वो होता है पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। तो अभी मैंने बात किया है कि स्ट्रक्चर जो होता है फाइटोक्रोम का वो डाइमर में होता है। तो होता कैसा है, वो ऐसा होता है कि क्रोमोफोर प्लस पॉलीपेप्टाइड, सेम यहां पे भी होगा क्योंकि ये डाइमर फॉर्म में है ना। क्रोमोफोर प्लस पॉलीपेप्टाइड मिलके, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड मिलके यहां पे क्या बनाता है, एक्टिव
फाइटोक्रोम। ठीक है, क्या बनाता है? एक्टिव फोटोक्रोम। तो क्रोमोफोर और पॉलीपेप्टाइड मिलके क्या बना रहा है? एक्टिव फाइटोक्रोम बना रहा है। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर को और हम एलोबरेटेड फॉर्म में देखते हैं। और देखो, अभी मैंने कहा कि फाइटोक्रोम, यहां पे क्रोमोफोर जो होता है वो पॉलीपेप्टाइड से मिलके यहां पे फाइटोक्रोम बनता है। तो यहां पे देखो कि एक दो टर्मिनल होगा। ठीक है, दो पॉलीपेप्टाइड होगा तो पॉलीपेप्टाइड का एक एन टर्मिनल होगा और एक क्या होगा? सी टर्मिनल होगा। ठीक है, और एन टर्मिनल की तरफ क्योंकि ये हम पॉलीपेप्टाइड, ऑब्वियसली यहाँ पे अमीनो एसिड होगा तो सिस्टीन अमीनो एसिड होता है। ठीक है, दोनों पे क्या होगा? सिस्टीन अमीनो एसिड होगा। और इस सिस्टीन अमीनो एसिड से यहाँ पे क्रोमोफोर अटैच होता है। क्रोमोफोर अटैच होता है। ठीक है, सिमिलरली यहां पे भी क्या होगा? क्रोमोफोर अटैच होगा। अब अमीनो एसिड है और वो एक पर्टिकुलर कंपोनेंट से अटैच है, मतलब वहां पे एक बैंड प्रेजेंट होगा, कोई भी वहां पे एक बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो ये बॉन्ड को, यहां पे जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो होता है थायोस्टर बॉन्ड। ठीक है, इसे बोलते हैं थायोस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? इसे कहते हैं थायोस्टर बॉन्ड। ठीक है, इसे कहा जाता है थायोस्टर बॉन्ड। ठीक है, यहां तक स्ट्रक्चर आपको समझ में आया? चलो, यहां तक समझ में आ गया तो आगे भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, हम बात कर रहे हैं कि ये क्रोमोफोर यहां पे आके अटैच तो हो गया, लेकिन अब ये जो क्रोमोफोर जो होता है ना बेटा, जो क्रोमोफोर होता है वो मेडअप अप होता है वो बना हुआ होता है फाइटोक्रोमोबिलीन से। ठीक है, किससे? फाइटोक्रोमोबिलीन से। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं क्रोमोफोर के बारे में। ठीक है, क्रोमोफोर में। ठीक है, ये जो होता है जो फाइटोक्रोमोबिलीन जो होता है वो लीनियर टेट्रापायरोल होता है। ठीक है, क्या होता है? ये होता है लीनियर टेट्रापायरोल। अब ये जो फाइटोक्रोमोबिलीन जो होता है वो सिंथेसाइज होता है प्लास्टिड में। ठीक है, ये सिंथेसाइज कहां होता है? ये सिंथेसाइज जो होता है, सिंथेसिस जो होती है वो होती है प्लास्टिड में। ठीक है, और प्लास्टिड में सिंथेसाइज होने के बाद ये चला जाता है साइटोसोल में। ठीक है, ये कहां पे चला जाता है? साइटोसोल में। तो यहां पे ऑब्वियसली एक कोई फ्यूजन लगता होगा, तो यहां पे इन्वॉल्व होता है ट्रांसपोर्ट, जिसे कहा जाता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो आप सभी को पता होगा कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में चला जाता है, इसे कहा जाता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। और पैसिव ट्रांस एनर्जी इंडिपेंडेंट प्रोसेस होता है। सिमिलरली अगर हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो वहां पे लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन में मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होता है। मतलब कि कोई भी एक जगह पे मॉलिक्यूल कम है और मॉलिक्यूल जहां पे ज्यादा है, मतलब क्या, वहां पे एक स्पेस बनाना पड़ेगा, तो वहां पे स्पेस बनाने के लिए वहां पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ना। तो एक्टिव प्रोसेस इज अ एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस, एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलो, अब देखो इस स्ट्रक्चर को और हम लोग क्लियर फॉर्म में देखते हैं। ठीक है, ये एग्जैक्ट जो होता है वो कुछ ऐसा होता है।
ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। एग्जैक्ट स्ट्रक्चर जो होता है वो ऐसा होता है, इसके बीच में एक हिंज रीजन प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसे कहा जाता है हिंज रीजन, ठीक है। और इधर पे क्या होगा, इधर होगा एन टर्मिनल, इधर पे भी होगा एन टर्मिनल, ठीक है, ये आपस में लिंक होगा। और इसे बोलेंगे हम सी टर्मिनल, ठीक है, इसे हम बोलेंगे सी टर्मिनल। अब देखो यहां पे ये जो बॉक्सेस है यहां पे प्रेजेंट होता है PAS, GAF और PHY, और यहां पे प्रेजेंट होता है PRD, HKRD, ठीक है, PRD, एक सेकेंड यहां पे गलत लिखा है, PRD होगा, PRD, यहां पे भी PRD और यहां पे होगा HKRD, ठीक है, PHY, GAF और पास, ठीक है। तो एन टर्मिनल की तरफ 3 डोमेन होता है और सी टर्मिनल की तरफ भी 3 डोमेन होता है। अब आपने पढ़ा था कि सिस्टीन से अटैच होता है कौन, क्रोमोफोर। तो सिस्टीन कहां पे प्रेजेंट होता है, सिस्टीन जो होता है वो GAF के प्रेजेंट होता है, यहां पे होता है प्रेजेंट सिस्टीन, और इस सिस्टीन से यहां पे भी प्रेजेंट होगा क्या, इस सिस्टीन, ठीक है। अब इस सिस्टीन से अटैच होता है कौन, इस सिस्टीन से अटैच होता है क्रोमोफोर, ठीक है, इस सिस्टीन से अटैच होता है कौन, क्रोमोफोर, ठीक है। तो एग्जैक्ट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में PR और PFR का स्ट्रक्चर समझाई थी, तो मैंने आपको ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था, है ना, ऐसा स्ट्रक्चर बनाई थी, ऐसा स्ट्रक्चर बनाई थी, इनके बीच में बोला था डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता था, ये दोनों हिंज रीजन प्रेजेंट हो गया क्योंकि ये डाइमर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है ना, और उसके बाद मैंने बताया था कि ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो देखो बच्चा, और मैंने बोला था कि यहां पे एक पिंक कलर के फूल खिला दो, है ना। तो अब स्ट्रक्चर क्लियर है कि ये वाला जो डोमेन है, ये पिंक वाला जो डोमेन दिख रहा है उसमें क्या है, ये है पास डोमेन, ठीक है, ये वाला एन टर्मिनल वाला डोमेन, और ये जो येलो वाला जो डोमेन है वो सी टर्मिनल डोमेन, और यहां पे प्रेजेंट है GAF, और इस GAF के पास क्या होगा, सिस्टीन प्रेजेंट होगा, और सिस्टीन से यहां पे क्रोमोफोर प्रेजेंट होगा। तो ये स्ट्रक्चर को अब इससे रिलेट कर पा रहे हो, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को एग्जैक्ट इससे रिलेट कर पा रहे हो। तो एग्जैक्ट स्ट्रक्चर जो होता है वो ऐसा होता है, और जब आप इसे देखोगे, ठीक है, अगर मैं आपको इसका डायरेक्ट दिखा देती स्ट्रक्चर तो आपको समझ में नहीं आता, है ना, कि यहां पे एक सब यूनिट दिखाया गया, ये डाइमर फॉर्म में नहीं बताया गया है। तो यहां पे आप देखो एक एन टर्मिनल है, एक सी टर्मिनल है, और यहां पे जो डोमेन प्रेजेंट है, रीजन प्रेजेंट, इसे कहा जाता है हिंज रीजन, ठीक है। तो यहां पे सिस्टीन प्रेजेंट है GAF के पास, सिस्टीन, और सिस्टीन से अटैच है क्रोमोफोर। सिमिलरली यहां पे हम लिखते हैं, जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे डायरेक्ट हम लोग PRD लिखते हैं, ठीक है। PRD को और एलोबरेटेड फॉर्म में देखोगे तो एक्चुअली यहां पे पास A और पास B प्रेजेंट होता है, लेकिन हम सिंपल करने के लिए उसके लिए डायरेक्ट PRD लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि इतना स्पेसिफिक क्वेश्चन आता नहीं है। अब देखो ये जो रीजन है, ठीक है, ये जो रीजन है, एक रीजन तो इधर हो गया, ठीक है, और सिमिलरली एक रीजन तो इधर भी प्रेजेंट हो गया। अब देखो ये जो रीजन है, ठीक है, जो एन टर्मिनल वाला रीजन है, इसे कहा जाता है फोटोसेंसरी रीजन। क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है फोटो सेंसरी रीजन। फोटोसेंसरी रीजन का मतलब कि ये लाइट को एब्सॉर्ब करता होगा, क्रोमोफोर लाइट को एब्सॉर्ब करता होगा। और एक और जो रीजन है उसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है रिस्पॉन्स रेगुलेटर, ठीक है, इसे कहा जाता है रिस्पॉन्स
रेगुलेटर। तो आप यहां से कंक्लूजन पॉइंट ये निकाल सकते हो कि जो एन टर्मिनल रीजन जो होता है फोटोसेंसरी रीजन है, वो लाइट को एब्जॉर्ब करता होगा और सी टर्मिनल डोमेन जो है वो रिस्पॉन्स जनरेट करता होगा। गॉट इट? यहां तक क्लियर है? अगर आपको ये क्लियर है तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके थ्योरी पार्ट को पढ़ते हैं। देखो यहां पे लिखा है अ स्ट्रक्चरल डोमेन इन द फाइटोक्रोम, द एन टर्मिनल हाफ कंटेन द पास डोमेन, GAF डोमेन एंड PHY डोमेन। क्या बोला? जो एन टर्मिनल है, जो हाफ एन टर्मिनल डोमेन है, वो 3 डोमेन को कंटेन करता है। पास करता है, GAF करता है और PHY डोमेन को कंटेन करता है। यस, हमने यही देखा है कि ये इस तीनों डोमेन को कंटेन कर रहा है। ठीक है, पास, GAF और PHY। ठीक है, अब देखो, अब और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो देखो द पास GAF एंड PHY डोमेन कंप्राइजेस द फोटोसेंसरी रीजन ऑफ द फाइटोक्रोम। क्या बोला जा रहा है? ये जो रीजन है, ये जो एन टर्मिनल का हाफ वाला डोमेन है जिसे हम पास, GAF और PHY बोल रहे हैं, वो सेंसरी फोटोसेंसरी रीजन होता है फाइटोक्रोम का। तो आपने यहां पे देखा था कि यस, हम इस वाले रीजन को हम फोटोसेंसरी रीजन बोल रहे हैं और ये कंटेन करता है फाइटोक्रोम को, क्रोमोफोर को, जो लाइट को एब्सॉर्ब करेगा। ठीक है, चलो, एंड द सी टर्मिनल हाफ कंटेन द पास रिलेटेड डोमेन, जिसे हम लोग PRDs भी कह सकते हैं, दैट मीडिएट द फाइटोक्रोम डायमेराइजेशन एंड द हिस्टिडीन काइनेस रिलेटेड डोमेन, जिसे हम लोग बोल रहे थे HRKD। ठीक है, इसको हम लोग HRKD बोलेंगे। एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द फाइटोक्रोम, सो द रेगुलेटरी डोमेन कंटेन द डायमेराइजेशन डोमेन एंड द हिस्टिडीन काइनेस रिलेटेड डोमेन। तो जो रेगुलेटरी डोमेन जो होता है वो डायमेराइजेशन यूनिट को कंटेन करता है और HRKD दैट मींस हिस्टिडीन रिलेटेड काइनेस डोमेन को कंटेन करता है। तो स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन वहां से पूछा जाता है। अब आता है फाइटोक्रोम का सिग्नलिंग। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पार्ट। ठीक है, अगर मैं बोलूं फोटोमॉर्फोजेनेसिस का, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पे आता है। ठीक है, अब देखो, इसको समझने से पहले, इसको समझने से पहले हम लोग खुद से एक स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं और वहां पे देखते हैं। ठीक है, चलिए, सो यहां पे एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, सिग्नलिंग को समझते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा, हमने इसको 4 डिवीजन में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले हम लिखते हैं यहां पे नाइट, और यहां पे लिखते हैं डे। ठीक है, अब देखो, नाइट का कंडीशन है, यहां पे एक जीन प्रेजेंट होता है जिसे कहा जाता है PIF, और ये PIF जो होता है वो कैसा होता है? एक्टिव होता है। एक्टिव होने की वजह से ये क्या करता है? नेगेटिव रेगुलेटर की तरह काम करता है। किसको? फोटोमॉर्फोजेनेसिस जीन के लिए। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे एक्ट एज ए नेगेटिव रेगुलेटर ऑफ फोटोमॉर्फोजेनेसिस जीन। ठीक है, ये जो PIF जो होता है वो क्या करता है? नेगेटिव रेगुलेटर की तरह काम करता है। किसके लिए? फोटोमॉर्फोजेनेसिस जीन के लिए। अच्छा, इस बात को सीखने से पहले आपको एक बात और पता होना चाहिए, ये केस क्या है? नाइट का केस है। इसका मतलब क्या कि ये तो न्यूक्लियस है। ठीक है, ये केस जो है वो न्यूक्लियस है। इसका मतलब क्या कि साइटोसोल में PR जो है वो इनएक्टिव केस में प्रेजेंट होगा। तो चलिए यहां पे हम फटाफट ड्रॉ कर लेते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, यहां पे ठीक है, यहां पे क्या हो गया?
ये PR जो है वो इनएक्टिव है, ठीक है। PR कहां पे इनएक्टिव है और ये कहां पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड है साइटोसोल में, ठीक है। अब वो PR इनएक्टिव है इसीलिए वो न्यूक्लियस में नहीं आ सकता और ये परफॉर्मेंस चल रहा है, ठीक है। अब देखो उसी तरह एक और केस होता है, यहां पे PIF जो है वो क्या है, एक्टिव है, PI एक्टिव है, तो यहां पे भी क्या होगा, यहां पे जीन प्रेजेंट होगा और ये PIF जो होता है वो पॉजिटिव रेगुलेटर की तरह काम करता है, किसके लिए, स्कॉटोमॉर्फोजेनेटिक जीन के लिए। तो यहां पे अगेन लिख लेते हैं, एक्ट एज द पॉजिटिव रेगुलेटर ऑफ स्कॉटोमॉर्फोजेनेटिक जीन। स्कॉटोमॉर्फोजेनेटिक जीन के लिए, ठीक है। अब इतना से आपको क्या समझ में आ रहा है, इतना से आपको यह समझ में आ रहा है कि अगर नाइट है तो हमें नाइट वाले जीन को एक्टिवेट करवाना है और डे वाले जीन को क्या करना है, रोक के रखना है। अगर नाइट है और अगर दिन वाले जीन एक्टिवेट हो गया तो मतलब वहां पे डे वाले परफॉर्मेंस होने लगेगा, है ना। इसीलिए नाइट के टाइम पे डे वाले जीन को सप्रेस करना है और डे के टाइम पे नाइट वाले जीन को सप्रेस करना है। तो इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं, हम ये कर पा रहे हैं कि नाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है स्कॉटोमॉर्फोजेनेटिक जीन और डे के लिए रिस्पॉन्सिबल है फोटोमॉर्फोजेनेटिक जीन, ठीक है। तो अब हम केस पढ़ते हैं डे का। अब हम डे का जब हम केस पढ़ेंगे तो यहां पे साइटोसोल में जो न्यूक्लियस में, साइटोसोल में जो यहां पे PR प्रेजेंट है इनएक्टिव फॉर्म में, अब तो वो एक्टिव हो जाएगा। क्यों एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि यहां पे इसको रेड लाइट मिल जाएगा। तो ये यहां पे क्या है, ये जो PR जो है PR क्या है, PR जो है वो इनएक्टिव है। अब इनएक्टिव होने की वजह से, इनएक्टिव होने है, अब इसको क्या मिलेगा, इसे अब मिलेगा रेड लाइट, ठीक है, क्योंकि दिन का कंडीशन है। तो यहां पे इसे मिला रेड लाइट, यहां पे क्या मिला, रेड लाइट मिला। अब रेड लाइट मिलते ही ये क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा PFR में, ठीक है, PFR में। और PFR कैसा होगा, एक्टिव फॉर्म होगा। जैसे ही एक्टिव होगा तो PFR क्या हो जाएगा, एंटर इन न्यूक्लियस, ठीक है, क्या हो जाएगा, एंटर कर जाएगा न्यूक्लियस में, एंटर इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में एंटर करेगा। अब न्यूक्लियस में क्या हो गया, ये एंटर कर गया, ठीक है, एक्टिव फॉर्म, PFR का एक्टिव फॉर्म न्यूक्लियस में एंटर कर गया, ठीक है। ठीक है, एक्टिव फॉर्म ऑफ PFR जैसे न्यूक्लियस में एंटर करेगा, यहां पे जो PIF जो है उसको क्या कर देगा, इनएक्टिव कर देगा। PIF जो है उसको इनएक्टिव कर देगा। जब PIF इनएक्टिव हो जाएगा तो यहां पे क्या हो जाएगा, स्कॉटोमॉर्फोजेनेटिक जीन का क्या हो जाएगा, डाउन रेगुलेशन होने लगेगा। तो यहां पे होगा स्कॉटो मॉर्फोजेनेटिक का स्कॉटोमॉर्फोजेनेटिक का डाउन रेगुलेशन होने लगेगा। सिमिलरली हम स्ट्रक्चर इधर ड्रॉ नहीं करेंगे, यहां पे एज्यूम करो कि PFR जो है वो एक्टिव फॉर्म ऑफ PFR एंटर कर चुका है न्यूक्लियस में। तो यहां पे लिखती हूं एक्टिव PFR, ठीक है, एक्टिव PFR न्यूक्लियस में जब एंटर करेगा तो ये क्या करेगा, PIF को क्या करा, इनएक्टिव करा। PIF को एक्टिव, जब ये PIF को एक्टिवेट कर दिया, इनएक्टिव कर दिया, तो यहां पे जो जीन प्रेजेंट है, ठीक है, वो जीन प्रेजेंट है उसका क्या हो जाएगा, अप रेगुलेशन हो जाएगा। मतलब यहां पे रेगुलेशन किसका होगा, फोटोमॉर्फोजेनेटिक जीन का अप रेगुलेशन होने लगेगा। तो यहां पे लिख दूं
जेनेटिक जीन का अप रेगुलेशन। ठीक है, अब देखो ये स्ट्रक्चर समझ में आया, नहीं आया कोई बात नहीं, हम इसे दोबारा समझेंगे। देखो मैंने आपको यहां पे ये बताना है कि डे के लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल होता है और नाइट के लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो नाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है स्कॉटोमॉर्फोजेनेटिक जीन और डे के लिए फोटोमॉर्फोजेनेटिक जीन। क्यों? क्योंकि आप डे में पढ़ रहे हो ना कि फोटोमॉर्फोजेनेसिस हमें करवाना है, तो डे के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा जीन होगा? फोटोमॉर्फोजेनेटिक जीन। इसका मतलब बच्चा कि जब नाइट होगा तो हमें एक्टिवेट कराना है स्कॉटोमॉर्फोजेनेटिक जीन को और फोटोमॉर्फोजेनेटिक जीन को हमें रोक के रखना है। सिमिलरली जब डे होगा तो स्कॉटोमॉर्फोजेनेटिक जीन का डाउन रेगुलेशन होना चाहिए, मतलब वो रेगुलेट नहीं होना चाहिए, उसका एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए, और फोटोमॉर्फोजेनेटिक जीन का अप रेगुलेशन होना चाहिए। ये बात समझ में आया? जब आपको ये बात समझ में आ गया तो ये समझने में बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। देखो हमने केस पढ़ा एक नाइट का, एक हमने पढ़ा डे का। अब हमने नाइट में देखा कि यहां पे एक PIF जीन प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में, जिसकी वजह से क्या होता है, ये नेगेटिव रेगुलेटर की तरह काम करता है फोटोमॉर्फोजेनेटिक जीन का, कि अगर वो डीएनए से बाइंड कर जाएगा तो यहां पे फोटोमॉर्फोजेनेटिक जीन का रेगुलेशन नहीं होने देगा। ठीक है, यहां पे रेगुलेशन नहीं होने देगा। लेकिन सिमिलरली ये PIF क्या करता है, पॉजिटिव रेगुलेटर की तरह काम करता है, किसको? स्कॉटोमॉर्फोजेनेटिक जीन के लिए। ठीक है, ये तो केस हो गया नाइट का। अब डे के केस में क्या होता है? डे में क्या होता है, अब डे का टाइम है, PR यहां पे जो साइटोसोल में इनएक्टिव स्टेट में पड़ा था, अभी भी पड़ा है साइटोसोल, तो डे है तो उसको रेड लाइट मिलेगा। जैसे ही उसको रेड लाइट मिला ये PFR फॉर्म में पहुंच जाता है, एक्टिव फॉर्म में पहुंच जाता है, और एक्टिव PFR एंटर इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में एंटर करता है, और ये क्या करता है, जो PIF है सबसे पहले उसको पकड़ता है। ठीक है, और उसको इनएक्टिवेट करता है। जब उसको इनएक्टिवेट कर देता है तो क्या कहते हैं, स्कॉटोमॉर्फोजेनेटिक जीन का डाउन रेगुलेशन होने लग जाता है। तो इसका मतलब क्या कि अगर स्कॉटोमॉर्फोजेनेटिक जीन को रेगुलेट करवाना है, इसका एक्सप्रेशन कराना है, तो PIF का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका मतलब एक पॉइंट और हम यहां सीख सकते हैं कि स्कॉटोमॉर्फोजेनेटिक जीन के लिए पॉजिटिव रेगुलेटर की तरह काम कर रहा है, इंड्यूसर की तरह काम कर रहा है। ठीक है, एंड सिमिलरली यहां पे एक्टिव PFR पहुंचा और इस PIF को क्या कर दिया, इनएक्टिवेट कर दिया। इनएक्टिवेट कर दिया तो यहां पे फोटोमॉर्फोजेनेटिक जीन का अप रेगुलेशन होने लगेगा। आई होप आपको ये सिग्नलिंग समझ में आया होगा। जब आपको ये सिग्नलिंग समझ में आया तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं। साइटोक्रोम मूव फ्रॉम द साइटोसोल टू न्यूक्लियस इन द लाइट इंडिपेंडेंट मैनर। क्या बोल रहा है कि साइटोक्रोम जो होता है वो मूव करता है कहां, साइटोसोल से न्यूक्लियस में, और लाइट डिपेंडेंट माइनर में। जैसे उसको लाइट मिलता है, जैसे उसको रेड लाइट मिला तो वो साइटोसोल से न्यूक्लियस में चला गया, जैसे भी हमने भी देखा। एक्टिव PIF एक्ट एज द कॉन्जिक्यूटिव एक्टिवेटर ऑफ द स्कॉटोमॉर्फोजेनेटिक जीन। हमने ये देखा कि जब PIF एक्टिव है ना, जब यहां पे हमने देखा कि PIF जब एक्टिव है तो वो कॉन्जिक्यूटिव एक्टिवेटर की तरह काम करे स्कॉटोमॉर्फोजेनेटिक के लिए। ठीक है, एंड कॉन्जिक्यूटिव इनएक्टिवेटर ऑफ द फोटोमॉर्फोजेनेटिक जीन। अब जब PIF एक्टिव है तो वो कॉन्जिक्यूटिव इंड्यूसर के इनएक्टिवेटर की तरह काम कर रहा है फोटोमॉर्फोजेनेटिक जीन के लिए। दैट्स व्हाई ड्यूरिंग द नाइट PIF एक्टिवेट एंड इंड्यूस द एक्सप्रेशन ऑफ द स्कॉटोमॉर्फोजेनेटिक जीन। इसी वजह से नाइट में क्या होता है, PIF जीन एक्टिवेट होता है और स्कॉटोमॉर्फोजेनेसिस का इंड्यूस करवाता है, उसका एक्सप्रेशन करवाता है। क्यों? क्योंकि एक्सप्रेशन कराने के लिए स्कॉटोमॉर्फोजेनेटिक, मतलब नाइट में रिस्पॉन्ड कराने के लिए स्कॉटोमॉर्फोजेनेटिक का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आता, हम और आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द डे टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ रेड लाइट, जब डे टाइम होता है तो वहां पे रेड लाइट प्रेजेंट होता है, PR इज कन्वर्टेड इनटू द PFR। यहां पे देखिए PR जो है वो कन्वर्ट हो जा रहा है PFR एक्टिव फॉर्म में। ठीक है, एंड PFR इंटर न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस it interact with the PIF, that's why PIF is the degraded। जैसे ही वो न्यूक्लियस में एंटर करता है PIF को वो डिग्रेड कर देता है और
वहां पे क्या करना, फोटोमॉर्फोजेनेसिस का अप रेगुलेशन करवाने लगता है, स्कॉटोमॉर्फोजेनेसिस का डाउन रेगुलेशन करवाने लगता है। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर होगा। चलो अब आगे और बढ़ते हैं। PIF is the degraded, then scotomorphogenetic gene is the consecutive switch off. यस बिल्कुल सही है कि अगर PIF डिग्रेड हो जाता है, कि बाय डिफॉल्ट ये समझो कि यहां पे PIF जो है वो आपने क्या किया, इसको हटा दिया, तो हमेशा हमेशा के लिए यहां पे स्कॉटोमॉर्फोजेनेटिक जीन जो है स्विच ऑफ हो जाएगा, वो काम नहीं करेगा। ठीक है, स्विच ऑफ हो जाएगा। Yes, and gene consecutive switch off and the photomorphogenetic consequently switch on। और क्या हो जाएगा, अगर PIF डिग्रेड हो जाता है तो स्कॉटोमॉर्फोजेनेटिक हमेशा के लिए स्विच ऑफ हो जाएगा, लेकिन फोटोमॉर्फोजेनेसिस हमेशा के लिए ऑन हो जाएगा। ठीक है, दैट्स व्हाई स्पेसिफिक रिस्पांस एक्सेलरेट ड्यूरिंग द डे टाइम, इसीलिए स्पेसिफिक रिस्पांस होता है डे के टाइम पे। PIF is the helix loop helix and it encoded by the multi-gene family। PIF जो होता है वो एक हेलिक्स लूप हेलिक्स जैसा उसका स्ट्रक्चर होता है और ये इनकोड होता है मल्टीपल जीन से। ठीक है, सो आई होप आपको फोटोमॉर्फोजेनेटिक फाइटोक्रोम जो है वो समझ में आ गया होगा। अब अगर हम लोग बात करें फाइटोक्रोम के टाइप्स के बारे में, ठीक है, या फिर हम लोग इसी को बोलते हैं जीन ऑफ फाइटोक्रोम। ठीक है, इसी को कहा जाता है जीन ऑफ फाइटोक्रोम, जीन ऑफ फाइटोक्रोम। जीन ऑफ फाइटोक्रोम जो होता है वो बेसिकली 2 टाइप का होता है। ठीक है, 2 टाइप का नहीं होता, 5 टाइप का होता है। ठीक है, PHYA फाइटोक्रोम B, C, D एंड E। देखो फाइटोक्रोम B, C, D, E जो होता है वो लाइट स्टेबल होता है, लाइट स्टेबल होता है, और ये फाइटोक्रोम A जो होता है ये लाइट अनस्टेबल होता है। ठीक है, और ये जो आता है ये आता है टाइप 1 में, और ये सारा जो आता है ये आता है टाइप 2 में। ठीक है, चलो देख लेते हैं। अच्छा सॉरी ये आ गया। फाइटोक्रोम इनकोडेड बाय द मल्टीजीन फैमिली हैविंग द 5 मेंबर्स। आपने 5 मेंबर्स देखा A to E। ठीक है, अगर हम बात करें सबसे फर्स्ट फाइटोक्रोम दैट इज फाइटोक्रोम A, वो क्या होता है, इट प्रेडोमिनेटली एक्टिव इन द PFR कंडीशन। ये कब एक्टिव होता है, PFR कंडीशन में, और ये इनएक्टिव हो जाता है रेड लाइट में। मतलब इसको रेड लाइट मिलेगा तो ये इनएक्टिव हो जाएगा, फार रेड लाइट मिलेगा तो ये एक्टिव हो जाएगा। तो बेसिकली इसे कहा जाता है लाइट अनस्टेबल। ठीक है, एंड इट रेगुलेट द वेरी लो इन्फ्लुएंस रिस्पॉन्स एंड द हाई फ्लुएंस रिस्पॉन्स। ठीक है, ये रेगुलेट करता है VLFR को और HFR को। एंड म्यूटेंट फाइटोक्रोम ए सीड फेल्ड जर्मिनेट रिस्पॉन्स टू द सनलाइट। अगर बोल रहा है कि फाइटोक्रोम ए म्यूटेटेड हो जाता है तो सीड जर्मिनेशन जो होता है वो फेल्ड हो जाता है। सिमिलरली फाइटोक्रोम बी जो होता है वो क्या होता है, एक्टिव इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। अगर रेड लाइट इसे मिलता है तो ये एक्टिव हो जाता है। इट प्ले द इंपॉर्टेंट रोल इन द रेड मीडिएटेड सीड जर्मिनेशन, डिट्यूलेशन एंड द सीड अवॉइडेंस मैकेनिज्म। क्या बोला जा रहा है कि ये इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है सीड जर्मिनेशन में, डिट्यूलेशन में, सीड अवॉइडेंस मैकेनिज्म में। एंड फाइटोक्रोम सी जो होता है वो लीस्ट कैरेक्टराइज है, मतलब इस पे अभी बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं हुआ है, तो इसे अभी मतलब इसका ऑन गोइंग रिसर्च चल रहा है इस पे, जब डिटेल आएगा तो हम लोग अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, फाइटोक्रोम बी एंड ई जो होता है इसका स्ट्रक्चरल जो होता है वो सिमिलर होता है फाइटोक्रोम बी की तरह, और ये मेनली अब्सॉर्ब करता है रेड लाइट, क्योंकि हमने अभी देखा कि फाइटोक्रोम बी जो होता है वो रेड लाइट को अब्सॉर्ब करता है। और यहाँ पे बोल रहा है कि फाइटोक्रोम डी और ई जो होता है वो स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है फाइटोक्रोम बी की तरह। तो फाइटोक्रोम बी अगर रेड लाइट को अब्सॉर्ब करे तो ये भी रेड लाइट को अब्सॉर्ब करता होगा। एंड रेगुलेट द
इंटरनोड एलोंगेशन, पेटियोल एलोंगेशन और रेगुलेट द फ्लावरिंग। ठीक है, तो इंटरनोड क्या होता है कि यहां पे एक लीफ ऐसे है, यहां पे एक लीफ ऐसे है, तो इसके बीच में जो यहां से यहां तक का जो लेंथ है ना, ये लेंथ, इसे कहा जाता है इंटरनोड। इंटरनोड। और पेटियोल किसे कहा जाता है, ऐसे आपने लीफ देखा है, और ये वाला जो डंठल होता है इसे कहा जाता है पेटियोल। ठीक है, इसे कहा जाता है पेटियोल। तो फाइटोक्रोम डी और ई जो होता है ये इस इंटरनोड का एलोंगेशन में हेल्प करता है, पेटियोल का एलोंगेशन में हेल्प करता है, और फ्लावरिंग को भी रेगुलेट करता है। ठीक है, चलो अब और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्रिप्टोक्रोम। ठीक है, तो हम लोगों ने रेड लाइट कंप्लीट कर लिया, अब हमें ब्लू लाइट पे पढ़ना है। ठीक है, ब्लू लाइट फोटो रिसेप्टर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब देखो, इट इज द ब्लू लाइट मीडिएटेड फोटो रिसेप्टर दैट मीडिएट द सेवरल ब्लू लाइट फोटो रिस्पॉन्स। तो हमने देखा कि जैसे वहां पे रेड लाइट के कंडीशन में वो चीजें को एक्टिवेट हो रहा था, न्यूक्लियस में जा रहा था, तो यहां पे भी सेम कंडीशन हो रहा होगा कि जब उसको ब्लू लाइट मिलता होगा तो वो एक्टिवेट हो जाता होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, सेपरेशन बाय द हाइपोकेटाइल एलोंगेशन, और ये क्या करता है, हाइपोकेटाइल एलोंगेशन को सप्रेस करता है। तो ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्रमोट द कोटिलिडन एक्सप्रेशन, इनहिबिट द पेटियोल एलोंगेशन, और ये क्या करता है, कोटिलिडन एक्सप्रेशन को प्रमोट करता है। ठीक है, जब वो सीड जर्मिनेस हो रहा होता है तो वहां पे जो कोटिलिडन बनता है उसको वो प्रमोट करता है, लेकिन पेटियोल एलोंगेशन को इनहिबिट करता है, एंथोसियानिन को एक्यूमुलेट करता है फ्लावरिंग रूट में, एंड मेंटेन द बायोलॉजिकल क्लॉक। ठीक है, तो बायोलॉजिकल क्लॉक जो होता है वो मेनली क्रिप्टोक्रोम की वजह से नहीं होता है, वो ज़्यूट लूप की वजह से होता है। ये क्वेश्चन आपके पार्ट बी में सीएसआर में पूछा गया है। ठीक है, कि ये बायोलॉजिकल क्लॉक जो होता है वो कौन मेंटेन करता है, तो वो करता है ज़्यूट लूप। अब आगे देखो, इट इज डिस्कवर फ्रॉम द हाई4 जीन। ठीक है, जो क्रिप्टोक्रोम जो है वो कहां से डिस्कवर हुआ, वो हुआ हाई4 जीन से, म्यूटेटेड इन द एरोबिडोप्सिस इन विच द नो हाइपोकेटाइल एलोंगेशन। वहां पे क्या होता है, कोई भी हाइपोकेटाइल एलोंगेशन इनहिबिशन नहीं होता है, एंड विच इज एसिलेटेड बाय द ब्लू लाइट, दैट मींस हाई4 जीन इज द प्रोडक्ट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द हाइपोकेटाइल एलोंगेशन इनहिबिशन। तो हाई4 जीन जो होता है वो किस में इन्वॉल्व होता है, हाइपोकेटाइल एलोंगेशन इनहिबिशन में। ठीक है, एंड हाई4 जीन नाउ कॉल्ड इज द क्राइजीन। ठीक है, और हाई4 जीन को ही अब क्राइजीन कहा जाता है, क्रिप्टोक्रोम जीन कहा जाता है। ठीक है, हाई4 जीन इज इनकोडेड बाय द 75 किलोडाल्टन प्रोटीन एंड which having the sequence of homology bacterial DNA photolysis। तो डीएनए रिपेयर में आप लोग फोटोलाइज पढ़ते हो ना, तो इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा ही होता है, लेकिन ये डीएनए रिपेयर में इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, ये डीएनए रिपेयर में इन्वॉल्व नहीं होता है। यहां पे आपको बताना था मुझे कि कोटिलिडॉन किसे कहते हैं, किसी बच्चा को नहीं पता होगा तो इसे बोलते हैं। ठीक है, और ये जो ये यहाँ पे ऐसा हुक जैसा मतलब उसे हुक कहते हैं, सो कोटिलिडॉन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते, इन एरोबिडोप्सिस क्रिप्टोक्रोम इज द 3 टाइप। जैसे हमने पढ़ा फाइटोक्रोम के बारे में कि वहां पे 5 डिफरेंट टाइप के फाइटोक्रोम होते हैं, उसी तरह सिमिलरली क्रिप्टोक्रोम के भी 3 डिफरेंट टाइप होता है, क्रिप्टोक्रोम 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे 1 मिसिंग है, यहां पे 1 लिख दे। ठीक है, सो इट इज द नॉन स्टेबल अंडर द ब्लू लाइट कंडीशन। क्या बोल रहा है, जो क्रिप्टोक्रोम जो होता है वो ब्लू लाइट में अनस्टेबल होता है। ठीक है, जैसे हमने देखा था फाइटोक्रोम ए रेड लाइट में अनस्टेबल होता है, सिमिलरली क्रिप्टोक्रोम 1 भी ब्लू लाइट में अनस्टेबल होता है, एंड evolve in the fast biochemical like membrane depolarization and anthocyanin accumulation, inhibition of the phytocotyl elongation। तो आपको यहाँ पे जो बात इंपॉर्टेंट याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि ब्लू लाइट में क्रिप्टोक्रोम जो होता है वो अनस्टेबल होता है, और ये क्या करवाता है, ये हाइपोकेटाइल एलोंगेशन करवाता है। ठीक है, and cryptochrome 2 it degraded in the blue light condition and so the biochemical changes like the flowering।
और जो क्रिप्टोक्रोम 2 जो होता है वो डिग्रेड हो जाता है ब्लू लाइट कंडीशन में। क्रिप्टोक्रोम 3 क्या करता है, इट इज ए लेस्ट कैरेक्टराइज, इसका मतलब क्लोरोप्लास्ट एंड द माइटोकॉन्ड्रिया। तो जैसे हमने देखा था कि फाइटोक्रोम सी जो है वो लिस्ट कैरेक्टराइज है, सिमिलरली क्रिप्टोक्रोम 3 भी है जो वो लिस्ट कैरेक्टराइज है, मतलब उस पर रिसर्च ऑन गोइंग है, अभी उस पर पता नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब क्रिप्टोक्रोम की भी सिग्नलिंग है, तो इसको भी समझते हैं। जैसे आपने बहुत अच्छे से समझा फाइटोक्रोम की सिग्नलिंग, उसी तरह हम लोग अब क्रिप्टोक्रोम की भी सिग्नलिंग समझते हैं। ठीक है, चलो देखो, यहां पे एक कंडीशन लेते हैं हम लोग नाइट का, और यहां पे कंडीशन लेते हैं डे का। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले अगर हम लोग नाइट को समझते हैं तो नाइट में क्या होगा, नाइट में सिंपल सी बात है, यहां पे ब्लू लाइट प्रेजेंट नहीं होगा, है ना, और डे में क्या होगा, यहां पे ब्लू लाइट प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब देखो यहां पे क्राई जो होता है वो अटैच होता है एफएडी से। ठीक है, और ये नाइट कंडीशन है तो ये क्राई कैसा होगा, इनएक्टिव होगा। ठीक है, ये कैसा होगा, इनएक्टिव होगा। इनएक्टिव होने की वजह से यहां पे क्या होगा, कॉप 1 और एसपीए, ठीक है, क्या होता है, एक्टिव होता है, एक्टिव होता है। और ये क्या करता है, ये इनिबिट करता है हाई4 जीन को। ठीक है, और हाई4 को जब इनिबिट करता है तो ये जाके डीएनए से बाइंड नहीं कर पाता है। ठीक है, डीएनए से जाके बाइंड नहीं कर पाता है तो यहां पे कोई भी रिस्पॉन्स शो नहीं होता है। ठीक है, यहां पे ये हाई4 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है वो डीएनए से बाइंड नहीं कर पाता है, तो यहां पे कोई भी रिस्पॉन्स जो है वो शो नहीं होता है। तो यहां पे होगा ब्लू लाइट mediated gene is not expressed। ठीक है, क्या होगा, यहां ब्लू लाइट मीडिएटेड जीन जो है वो एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब देखो, जब कब ऐसा हो रहा था, जब इनएक्टिव केस था, मतलब कि क्राई प्रोटीन जो है, क्राई जो है वो इनएक्टिव है तब। अब देखो यहां पे सिमिलरली क्या होगा, ये जो क्राई है, ठीक है, वो एफएडी से अटैच है, और इस क्राई को क्या हो रहा है, इस क्राई को मिल रहा है ब्लू लाइट। ठीक है, यहां पे क्या हो गया, ब्लू लाइट मिला, और ब्लू लाइट जैसे ही इसको मिला तो क्या होगा, ये क्राई जो है वो एफएडी क्राई क्या हो गया, एक्टिव हो गया। ठीक है, तो यहां पे केस कैसा था, इनएक्टिव था, और यहां पे क्या हो गया, अब एक्टिव हो गया। अब अगेन क्या होगा, ये एंटर करेगा न्यूक्लियस में। ठीक है, इंटर इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में एंटर करेगा। अब ये जो एफएडी और क्राई जो है, ठीक है, एफएडी और क्राई जो एक्टिव फॉर्म में आया है, ठीक है, ये क्या करेगा, ये कॉप और एसपीए को डिग्रेड कर देगा, मतलब ये जाके बाइंड कर जाएगा किससे, कॉप 1 और एसपीए से। ठीक है, इसको क्या करेगा, ये डिग्रेड कर देगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इसका कॉप और एसपीए क्या हो जाएगा, यहां पे बेसिकली समझो कि ये डिग्रेड हो गया। ठीक है, 26 प्रोटेसोमल कॉम्प्लेक्स के हेल्प से ये कॉपर एसपीए जो होता है वो डिग्रेड हो जाता है। जब कॉपर एसपीए डिग्रेड हो गया तो यहां पे क्या होगा कि अब हाई4 जीन जो है, ठीक है,
अब यहां पे जाके क्या हो जाएगा, हाइफोर जो है वो जाके बाइंड कर जाएगा, ठीक है, हाइफोर जो है वो क्या करेगा, बाइंड करेगा। अब जब ये बाइंड करेगा तो यहां पे क्या हो जाएगा, रेगुलेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे अब क्या होगा, ब्लू लाइट मीडिएटेड ब्लू लाइट मीडिएटेड जीन इज एक्सप्रेस, ठीक है, समझ में आ गया। चलो इस स्ट्रक्चर को एक बार हम लोग फिर से देखते हैं, ठीक है। देखो मैंने आपको क्या बताया कि लाइट कंडीशन है, एक नाइट कंडीशन है, एक डे कंडीशन है। नाइट है इसका मतलब क्या कि यहां पे ब्लू लाइट प्रेजेंट नहीं होगा, और डे है इसका मतलब क्या, ब्लू लाइट प्रेजेंट है। अगर नाइट है और अगर ब्लू लाइट प्रेजेंट नहीं है तो यहां पे जो क्राई है वो इनएक्टिव स्टेज में ही होगा। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे इनहिबिटर प्रेजेंट होता है जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को रोकता है डीएनए से बाइंड होने के लिए, ठीक है। तो कॉप1 और एसपीए जो है वो इनहिबिटर है, इनहिबिटर फैक्टर है, और वो क्या करता है कि हाई4 को वो इनहिबिट कर रहा था कॉन्टिन्यूअसली, उसको पकड़ के रखता है। इसी वजह से ये हाई4 जो होता है वो रिलीज नहीं हो पाता है, और ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से बाइंड नहीं कर पाता है, डीएनए से बाइंड नहीं कर पाता है। और जब डीएनए से बाइंड नहीं कर पाता है तो यहां पे ब्लू लाइट मीडिएटेड जीन एक्सप्रेशन नहीं हो पाता है। सिमिलरली अगर यहां पे ब्लू लाइट अगर इस मिल जाता है क्राई प्रोटीन को, तो ये क्राई जो होता है वो एक्टिव हो जाता है, और एक्टिव क्राई जो होता है वो न्यूक्लियस में एंटर करता है। न्यूक्लियस में एंटर करते ही ये क्या करता है, कॉप और एसपीए को डिग्रेड करवा देता है 26 प्रोटीसोमल कॉम्प्लेक्स के हेल्प से, ठीक है। और ये अब ये हाइफोर क्या हो गया, फ्री हो गया। जब फ्री हो गया तो वो एक्टिवली जाके बाइंड कर जाएगा कहां पे, डीएनए से, और डीएनए से जब बाइंड करेगा बेटा तो यहां पे ब्लू लाइट मीडिएटेड जीन एक्सप्रेशन जो है वो होने लगेगा, ठीक है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं फोटोट्रॉपी, ठीक है। तो हमने ब्लू लाइट में सबसे पहले हमने देखा क्रिप्टोक्रोम, अब दूसरा हम लोग देखते हैं फोटोट्रॉपिन के बारे में। ये सब छोटा छोटा है, सिर्फ हमें सिग्नलिंग जो समझना था, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि फोटोमॉर्फोजेनेसिस में अगर आपने फाइटोक्रोम और क्रिप्टोक्रोम ये दोनों का सिग्नलिंग समझ गए, इसका एक्सप्लेनेशन, इसके टाइप समझ गए, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और एक जुटलिप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फोटोट्रॉपिन में देख लेते हैं, फोटोट्रॉपिन को शॉर्टकट में फोर्ट भी बोला जाता है, ठीक है। अब देखो, इट इज ए डिस्कवर फ्रॉम द एनपीएच जीन म्यूटेंट इन द एरोबिडोप्सिस। ये कहां पे डिस्कवर किया गया था, म्यूटेंट एरोबिडोप्सिस में, एनपीएच जीन में, विच नो फोटोट्रॉपिज्म बट नॉर्मल हैपोकटल एलोंगेशन इनहिबिशन। वहां पे फोटोट्रॉपिज्म तो नहीं हो रहा था, लेकिन वहां पे नॉर्मल हाइपोकटल एलोंगेशन वो शो कर रहे थे, ठीक है। दैट मींस एनपीएच जीन डायरेक्टली नॉट इन्वॉल्व इन द फोटोट्रॉपिज्म। तो इसका मतलब क्या समझ में आता है कि एनपीएच जो है वो फोटोट्रॉपिज्म में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन एनपीएच हाइपोकटल एलोंगेशन इनहिबिशन में इन्वॉल्व है, ठीक है। कि अगर एनपीएच जीन प्रेजेंट होगा तो हाइपोकेटल ज्यादा नहीं, मतलब हाइपोकेटल का लेंथ ज्यादा लंबा नहीं होगा, ठीक है। एंड एनपीएच म्यूटेंट हाइफोर म्यूटेंट शो द कॉम्प्लीमेंटेशन, क्या बोल रहा है कि एनपीएच म्यूटेंट और हाइफोर जो होता है वो दोनों कॉम्प्लीमेंटेशन शो करते हैं। एनपीएच जीन नॉ कॉल्ड द फोटोजीन, ठीक है। जो एनपीएच जीन है उसे फोटोजीन कहा जाता है। एरोबिडोप्सिस टू टाइप ऑफ द फोटोजीन आर द आइडेंटिफाई। एरोबिडोप्सिस में दो फोटोजीन को देखा गया है, ठीक है। फोटोट्रॉपिन लोकेटेड ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ईआर एंड द गोल्जी। जो फोटोट्रॉपिन जो होता है वो कहां पे देखा जाता है, ये लोकेटेड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, ईआर पे और गोल्जी पे। तो लोकेशन समहाउ इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके पार्ट बी के लिए, ठीक है। And light absorbing domain located in the extracellular side and the respondent regulator the love domain located in the cytosol। अभी देखो ये जो मैं बोल रही हूं ना, आपको मुझे पता है कम समझ में आ रहा होगा, इसको देखो।
यहां पे ये क्या है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब एक्स्ट्रा सेलुलर साइड पे होता है लाइट एब्जॉर्बिंग डोमेन, ठीक है, यही बता रहा था, ठीक है, जो आपको सेंटेंसेस में समझ में नहीं आ रहा था वो यही बता रहा था, ठीक है। अब देखो ये जो लफ्ज है इसे एसोसिएटेड होता है एफ एम एन, एफ एम डोमेन, एफ एम एन डोमेन, ठीक है। और ये जो लव होता है लाइट ऑक्सीजन एंड वोल्टेज, इसका फुल फॉर्म होता है। तो अब यहां पे देखो, यहां पे क्या बोला जा रहा था, लाइट एब्जॉर्बिंग डोमेन लोकेटेड इन द एक्स्ट्रा सेलुलर साइट। तो आप देखो कि जो लाइट एब्जॉर्बिंग डोमेन जो है वो कहां पे है, वो एक्स्ट्रा सेलुलर साइट पे प्रेजेंट है, ठीक है। एंड रिस्पॉन्स रेगुलेटर लव डोमेन लोकेटेड इन द साइटोसोल, और जो रिस्पॉन्स शो करता है वो कहां पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड है साइटोसोल में, ठीक है। तो ये वाला एंड जो है वो क्या हो गया, ये हो गया एक्स्ट्रा सेलुलर साइट, एक्स्ट्रा सेलुलर साइट, और ये वाला एंड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइटोसोल, ठीक है। लोकेशन ध्यान में रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, इसका फंक्शन देखते हैं। Phytotropism mediated oxygen transport is the responsible for the phototropism in the plant। तो बेसिकली इसका फंक्शन क्या बोले कि फोटोट्रोपिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन, फोटोट्रोपिन रिस्पॉन्सिबल होता है। फाइटोट्रोपिन रेगुलेटेड क्लोरोप्लास्ट मूवमेंट एक्शन फिलामेंट सेल वॉल इज एसेंशियल फॉर द एक्यूमुलेशन एंड अवॉइडेंस रिस्पॉन्स इन द सनलाइट इन द प्लांट। अब देखो जो सनलाइट से जो लाइट बनता है, मतलब एक कोई प्लांट है तो उसके ऊपर से अगर सनलाइट बनता है, अगर सनलाइट पड़ रहा है तो नीचे क्या होता है, शेड बन जाता है। तो उसके नीचे वाले जो प्लांट है, देखो मैं समझाना ये चाह रही हूं कि यहां पे कोई ऐसा ट्री है, ठीक है, ऐसा, ठीक है, और यहां से क्या हो रहा है, यहां पे इसको सनलाइट पड़ रहा है, ठीक है। तो यहां से सनलाइट पड़ रहा है तो इसके जो नीचे जो लीफ और स्टेम होगा यहां पे, तो वो क्या करेगा, इस तक ये सनलाइट नहीं पहुंचेगा, है ना, इस वाले एरिया तक, इस वाले पार्ट तक सनलाइट नहीं पहुंचेगा। तो इसको अवॉइड करने का जो काम है वो करता है फोटोट्रोपिन, ठीक है। एंड इफ द फोटो इज द म्यूटेटेड देन क्लोरोप्लास्ट अनयूजुअल पोजीशन फेनोटाइप इज द ऑब्जर्व। अगर फोटोट्रोपिन म्यूटेड हो जाता है तो क्लोरोप्लास्ट जो है उसका लोकेशन जो है वो कहीं पे भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यस इंपॉर्टेंट पॉइंट, यस जियाजाइंथिन जो है वो इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां से क्वेश्चन नहीं, जियाजाइंथिन है, ज्यूटलिप इंपॉर्टेंट है। यहां पे देखो इट इज द ट्राइटर्पिन डेरिवेटेड लोकेटेड इन द थैलाकोइड मेम्ब्रेन। तो यहां से एक बार आईसीएम और डीबीटी में क्वेश्चन पूछा गया है कि जियाजाइंथिन जो होता है वो किससे डेरिवेटिव होता है, ये जो होता है वो ट्राइटर्पिन डेरिवेटिव होता है, इसका लोकेशन जो होता है वो थैलाकोइड मेम्ब्रेन होता है। इट इज ए रेगुलेट द स्टोमेटल ओपनिंग इन द ब्लड इंडिपेंडेंट मैनर। तो जियाजाइंथिन का एक इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है, स्टोमेटा का ओपनिंग में, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ज्यूटलिप क्या करता है, इट एब्जॉर्ब द यूवी लाइट एंड आल्सो एब्जॉर्ब द ब्लू लाइट। ये यूवी लाइट को भी एब्जॉर्ब करता है, ब्लू लाइट को भी एब्जॉर्ब करता है, एंड मेनली इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ बायोलॉजिकल क्लॉक। सीएसआर में पार्ट बी में क्वेश्चन, गेट में क्वेश्चन, डीबीटी में क्वेश्चन इस ज्यूटलिप से कि प्लांट में बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन कौन करता है, ये ज्यूटलिप, ठीक है, बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन। एंड इट इज द आल्सो प्रोटेक्ट द प्लांट अगेंस्ट द यूवी लाइट। और ये क्या कहता है, ज्यूटलिप जो होता है वो प्लांट को यूवी लाइट से भी प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। यस, सो
ये था ऑल अबाउट फोटोमॉर्फोजेनेसिस के बारे में। सो आई होप आपको लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। स्टिल यू हैव एनी क्वेरी, डेफिनेटली आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। आपको लेक्चर कैसा लगा ये भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, बता सकते हो मुझे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन वाचिंग दिस सेशन। कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।